गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने अपने सिलेबस का जो नेक्स्ट चैप्टर था द वर्क्स ऑफ रिवर एंड प्रोड्यूस्ड लैंडफॉर्म यानी नदी के कार्य और उनसे निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ शुरू की थी। और स्थलाकृतियों के निर्माण की हमने पहली अवस्था यानी नदी की ऊपरी अवस्था या ऊपरी भाग जिसमें नदी लंबवत अपर्दन करती है, घाटियों को गहरा करती है, वहाँ पर नदी में वेग काफ़ी अधिक होता है, गति बहुत तीव्र होती है, आयतन जल का अधिक होता है, जिसके कारण वो अपर्दन का कार्य ज़्यादा मात्रा में करती है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नदी के जीवन की निचली अवस्था। देखिए, मैं एक बार को छोटा सा डायग्राम फिर दिखाता हूँ ताकि कल आप लोगों को थोड़ा रिमाइंड हो जाए। यह है नदी के जीवन की 3 अवस्थाएं जिसमें हमने डिस्कस किया था कल। ऊपरी भाग यानी जब नदी अपने उद्गम क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के बीच में रहती है। और आज हम डिस्कस करेंगे नदी के जीवन के मध्यवर्ती भाग और निचले भाग को, जिसमें नदी पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों में आती है और निचले भाग में नदी अपने मैदानी क्षेत्र को छोड़कर लगभग अपने मुहाने तक पहुंचती है। तो नदी का जो जीवन है वो इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, यानी युवा, प्रौढ़ा और वृद्धा। और अगर हम स्थल रूप की रचना की बात करें तो नदी मुख्य तौर पर 3 भागों में स्थल रूपों का निर्माण करती है, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचले भाग में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मध्यवर्ती भाग और निचले भाग की स्थलाकृतियों को। जैसे अब तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, शब्द को थोड़ा समझते हुए और उससे कंसेप्ट बनाने की जो हम कोशिश है वो निरंतर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदी के मध्यवर्ती भाग में बनने वाली स्थलाकृतियाँ। अब मध्यवर्ती भाग में बनने वाली स्थलाकृतियों को जानने से पहले कुछ एक की पॉइंट्स हैं। ये जो आपके बिल्कुल बुक हैं उसी में से मैंने ये जो निकाले हैं छोटे की पॉइंट्स, और बुक को आज थोड़ा सा हम साइड में रख के एक जर्नल पॉइंट्स के माध्यम से कंसेप्ट को डेवलप करने की थोड़ी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बात करते हैं मध्यवर्ती भाग की। देखिए, नाम से ही पता है मध्य किसका मध्य है? ये इसके नदी के उद्गम से लेकर उसके मुहाने के बीच का भाग, राइट। यानी अब नदी कहाँ पर है? पहाड़ों क्षेत्रों में तो छोड़ चुकी है, कहाँ पर उतर आई है? मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पर उतर आई है? मैदानी क्षेत्र में। यानी नदी का जो मध्यवर्ती भाग है वो कहाँ पर पूरा होता है? मैदानी क्षेत्रों में। क्लियर है इतनी बार? तो जैसे ही नदी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानों में उतरती है, उसके ढाल में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी। और जैसे ही ढाल में कमी हो जाती है, नदी का वेग कैसा हो जाता है? काफ़ी कम हो जाता है। नदी का वेग होगा नदी के वेग में कमी आएगी तो वो अवसादों को ढोने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर अवसाद अधिक होते हैं, क्योंकि अपर्दन जहाँ पर होगा वहीं से अवसाद वो अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी। तो अवसाद तो अधिक हैं और वेग में कमी है। जिसके साथ साथ एक चीज़ मैंने आपको कल और बताई थी कि नदी अपने ऊपरी भाग में किस प्रकार का अपर्दन करती है? लंबवत अपर्दन करती है। और जैसे ही वो मध्यवर्ती भाग में आती है, किस प्रकार का अपर्दन करती है? पार्श्विक अपर्दन करती है। जब नदी अपना लंबवत अपर्दन कार्य करती है तब घाटियों को क्या करती है? गहरा करने का कार्य करती है, जिसके एग्जाम्पल हमने कल देखे थे, वी शेप वैली, गॉर्ज, कैनियन। लेकिन आज नदी क्या कर रही है? पार्श्विक अपर्दन कर रही है, यानी किनारों का अपर्दन कर रही है। और कल मैंने आपको ये बताया था कि जब नदी पार्श्विक अपर्दन करती है यानी किनारों का अपर्दन करती है तो उसकी चौड़ाई जो है काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब चौड़ाई बढ़ जाएगी, अब एक आप छोटी सी बात को जर्नल तरीके से समझो कि एक छोटी सी रास्ते से, एक छोटे से रास्ते से, एक अवनलिका से जब नदी बहेगी, नदी का पानी तो उतना ही है, वेग भी तीव्र है, तो यहाँ पर वो कितने प्रचंड वेग से बहेगी। लेकिन जैसे ही एक छोटी सी नाली में बहने वाला पानी जब एक बड़े मैदानी क्षेत्र में बहेगा तो वो फैल जाएगा। जैसे ही वो फैल जाएगा, आयतन भले ही जल का जो है वो कहीं ना कहीं जल उतना ही रहे, परंतु उसका प्रभाव जो है वो कार्यात्मक रूप से काफ़ी कम हो जाएगा। प्रभाव कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या कम हो जाएगा? अपर्दन कम होगा। अपर्दन कम होगा तो कौन सा कार्य अधिक होगा? निक्षेपण का कार्य अधिक होगा। तो पार्श्विक अपर्दन होगा, जिसके कारण घाटी चौड़ी होगी, अपर्दन कम होगा और अवसादों का निक्षेपण अधिक होगा। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। बड़ा इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बनाए हैं, और जब स्टूडेंट्स आप इसे बुक के माध्यम से देखोगे तो यही वर्ड्स आपको वहाँ मिलेंगे, बस आपको इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, सो अवसादों का निक्षेपण कैसा होगा? अधिक होगा। और जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से अवसाद लाएगी तो अवसादों को मैदानों में उतरते ही जमा करेगी। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये अवसादों का जमाव है। सबसे पहले जब नदी
पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों में उतरती है, सबसे पहले किस प्रकार के अवसादों का निक्षेप करती है? बड़े आकार के अवसादों का। किस प्रकार के अवसादों का? बड़े, फिर उससे छोटे और सबसे अंत में सबसे छोटे अवसादों का निक्षेप करती है। तो जैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में नदी उतरती है तो बड़े कणों का, बड़े चट्टानों का, बड़े अवसादों का निक्षेप करती है। अब हम चलते हैं फ्लैशबैक में। जब मैंने आप लोगों को समझाया था भारत के भूगोल में, तो मैंने आपको बताया था कि जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान मुख्य तौर पे ये हमारा भारत का इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जो पर्वतीय क्षेत्र के गिरिपद में है। क्लियर है? जब हमने मैदानों का वर्गीकरण किया था तब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत में मैदानों का वर्गीकरण मुख्य तौर पर 4 प्रकार का होता है: बांगर, खादर, भाबर और तराई। ठीक है, इसके अलावा रे, भूड, कल्लर ये इत्यादि हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि बांगर, खादर, भाबर और तराई। बांगर क्या होता है? जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है, दोबारा वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। ठीक है। खादर क्या होता है? जहाँ पर हर साल या हर समय निरंतर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया था भाबर। तो भाबर का क्या प्रकार था? ऐसे ही भाग या ऐसा मैदानी भाग जहाँ पर मोटी चट्टानें पाई जाएं और नदियाँ उन चट्टानों के नीचे से बहनी शुरू कर दे, जिसके कारण नदियाँ क्या हो जाएं? विलुप्त हो जाएं। तो इस भाग को क्या कहा जाता है? भाबर। तो यहाँ पर सबसे पहले किन प्रकार के अवसादों का निक्षेप हुआ है? भाबर, यानी बड़ी चट्टानों का। तो किस प्रकार का मैदान बना? भाबर। बात क्लियर है? तो यानी जैसे ही नदियां मैदानी क्षेत्रों में उतरती हैं, किस प्रकार के प्रदेश का सबसे पहले निर्माण करती हैं? भाबर। उसके बाद तराई, फिर बांगर, खादर, वो सब बाद की बात है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको एक शेप नजर आ रही होगी, ये एक तरह का क्या है? कोन है, शंकु है। हमने प्रोजेक्शंस वगैरह अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन जब आगे इसको पढ़ोगे तो आपके काम आएगा। ये क्या है? एक शंकु है, कोन है। तो शंकु, यहाँ पर आपके 2 प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पे साइड में आपको नजर भी आ रहा होगा, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। तो यही आपके सिलेबस में है। सबसे पहली जो रचना होती है वो होती है जलोढ़ पंख। जैसे हम हाथ में एक पंखा इस्तेमाल करते हैं, हाथ का पंखा अमूमन इस प्रकार की शेप का होता है, आगे से चौड़ा, पीछे से वो काफ़ी छोटा। तो इस प्रकार का जो आप इस्तेमाल करोगे, अगर मैं आप इसको डंडी लगाने की दिखाऊं आपको, तो ये पंखे का रूप ले लेता है। तो बना किससे है? अवसादों के निक्षेप से। अवसादों के निक्षेप से क्या बनती है? जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो प्रकार है आपका क्या कहलाता है? जलोढ़ पंख। क्लियर है? हाँ, मैंने इसके सामने 2D लिखा हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेटली 2D नहीं है। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, यानी लंबाई और चौड़ाई। हाँ, मैंने इसके साथ 2D और 3D सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु में थोड़ा सा अंतर समझ में आ जाए। 2D का मतलब है जब जलोढ़ पंख का जो अवसादों का निक्षेप है वो बिल्कुल समतल मैदान के रूप में हो और आकृति कैसी हो? पंखे के जैसी हो। कारण क्या है? ये सारे कारण हैं जिस कारण अवसादों का निक्षेप हुआ। इतना क्लियर है? अब मैंने इसके साथ 3D क्यों लिखा है? जब जलोढ़ पंख, यानी जो हमारे जलोढ़ पंख का निर्माण हुआ है और निरंतर निक्षेपण के कारण जलोढ़ पंख की मोटाई जो है वो बढ़ना शुरू कर दे, यानी इसके ऊपर परतें बिछती चली जाएं, जिसके कारण जलोढ़ क्या है? जलोढ़ पंख काफ़ी मोटा हो जाए, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है? जलोढ़ शंकु। देखिए, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। ठीक है, इसमें हाइट इंक्रीज करना शुरू कर देती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जलोढ़ शंकु। यही बेसिक डिफरेंस है, इससे ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप कि आपको ये पॉइंट दोनों हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम जो डिस्कस करते हैं वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वो है नदी विसर्प, यानी रिवर मिएंडर। रिवर मिएंडर से जुड़ी हुई हमने कल भी एक जो संरचना है वो देखी थी। ठीक है, आज भी हम उसी प्रकार को देखते हैं, नदी विसर्प। विसर्प का मतलब है सांप के जैसा आकार, और सांप के जैसा आकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी था और मैदानी क्षेत्रों में भी है, परंतु फर्क सिर्फ इतना था कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदी अपरदन करने में सक्षम थी, परंतु मैदानी क्षेत्रों में एक समस्या है कि यहाँ पर नदी जो है वो अपरदन करने में ज़्यादा सक्षम नहीं होती। ठीक है, अब क्या होता है? रास्ते में जो अवरोध आते हैं, अवरोध यानी किसी चट्टान का अवरोध हो सकता है, किसी दूसरे स्थल रूप का अवरोध हो सकता है, किसी पर्वतीय भाग का अवरोध हो सकता है, कोई पठार हो सकता है, जिसके कारण नदी अब मैदानी क्षेत्र में है। पहली बात, नदी की गति कैसी है? काफ़ी मंद है, राइट। और बाकी ये सारे कारण तो हैं ही हैं, ढाल में कमी है, अवसाद भी अधिक हैं, वेग में कमी है, पार्श्विक अपरदन भी होता है और अपरदन निक्षेपण की प्रक्रिया ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ हम ऐड करते हैं कि नदी की गति जो है वो भी काफ़ी मंद है, राइट। परिवहन शक्ति भी काफ़ी क्षीण है, रुकावटों का अपरदन नहीं कर सकती, जैसे ऊपरी भाग में
पर्वतों का अपर्दन वो कर रही थी, परंतु मैदानी क्षेत्रों में वो रुकावटों का अपर्दन करने में थोड़ी असक्षम होती है। जैसे ही वो असक्षम होती है तो वो क्या करती है, रुकावटों का अनुसरण करती है। यानी अब सपोज ये आपको रुकावट नजर आ रही है, तो नदी, अगर नदी का जल यहाँ टकराएगा तो इतनी शक्ति इसमें नहीं है कि इसका अपर्दन ज्यादा मात्रा में कर दे और बिल्कुल सीधा मार्ग बना ले। तो वो क्या करती है, कुछ एक किनारों का अपर्दन करती है और दूसरी जगह उसको निक्षेपित कर देती है, फिर एक जगह का अपर्दन करती है और फिर दूसरी जगह उसको निक्षेपित करती है। बस इतने से प्रोसेस में नदी का जो आकार है या जो प्रवाह का मार्ग है वो कैसा हो जाता है, विसर्प के रूप में, यानी सांप के सर्पीले रूप में। ठीक है, तो यही है इसका भी, मार्ग सीधा ना रहकर घुमावदार या सर्पीला हो जाता है। बाकी इसके अंदर लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो बड़े इजी तरीके से बताया हुआ है। सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ये जो भाग है ये है आपका अंदर का भाग, यानी अवतल भाग, जहां पर वो अपर्दन करती है, और उत्तल भाग में क्या करती है, वो निक्षेपण का काम करती है। इसको आगे डिफाइन करने की कोशिश की गई है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा जो नेक्स्ट है वो है ओक्सबो लेक, यानी गोखुर झील। देखिए, गोखुर झील भी काफ़ी इजी कंसेप्ट है, उसमें भी ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी को मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो हमने ऊपर वाला कंसेप्ट पढ़ा था, कौन सा था, रिवर मिएंडर। अब रिवर मिएंडर में क्या हुआ, नदी ने एक विसर्प का रूप लेना जो है वो शुरू कर दिया। यानी अब नदी किस प्रकार से बहना प्रारंभ करती है, विसर्प के रूप में, राइट। अब जब ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है विसर्प के रूप में, तो क्या होता है, क्योंकि नदी इतना ज़्यादा घुमाव नहीं ले सकती, ज़्यादा अपर्दन नहीं कर सकती, तो एक समय आता है जब ये विसर्प का जो ये रूप है ये हमारा कट के अलग हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अपर्दन नहीं कर सकती, निक्षेपण अधिक है, और निरंतर बहने के साथ वो क्या करती है, निक्षेपण करना शुरू करती रहती है, जिसके कारण जो हमारा ये घुमाव है ये कटकर अलग नजर आता है। और इसकी आकृति गाय के जो खुर होते हैं, ठीक है, जो गाय के खुर होते हैं उसके समान है, जिसके आधार पे इसको नाम दिया गया है ऑक्सबो। और जब इस ऑक्सबो यानी गोखुर में जल इकट्ठा हो जाता है वर्षा ऋतु में, तो इससे बनने वाली स्थलाकृति कहलाती है आपकी ऑक्सबो लेक, यानी गोखुर झील। तो ये है आपके बेसिकली जो मध्यवर्ती भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, और मध्यवर्ती भाग में बनने वाली स्थलाकृतियों में मेजरली आपके सिलेबस में यही दी हुई हैं। तो आज हम इसको इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम थोड़ा देखेंगे, डिस्कस करेंगे कल। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं आप लोगों के साथ नहीं बनाना चाह रहा अभी, क्योंकि आज संडे था, मैंने इसलिए ये वीडियो आज बनाई है। कल होप करता हूँ कि मैं फिर आप लोगों को एक साथ शायद 2 वीडियोज़ को आपके यूट्यूब पेज पे ज़रूर भेजूँगा। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए ये यूट्यूब चैनल मैंने किसी बिजनेस पर्पज़ से नहीं बनाया है। पहली बात, ये यूट्यूब चैनल मैंने इस पर्पज़ से बनाया है क्योंकि जब मैं आपके सामने या आपको कोई वीडियो सेंड करता था, उस वीडियो के सेंड होने के साथ आपको करीबन 70 से 100 MB का जो डेटा है वो अपना यूज़ करना पड़ता था। यानी उसको हम क्या करते थे, डाउनलोड करते थे। उस डाउनलोड को करने का मेन रीज़न ये था क्योंकि ग्रुप्स के अंदर रेगुलर टीचर्स जो हैं अपना स्टडी मटेरियल भेजते रहते हैं। तो अगर बच्चे आप लोग साथ के साथ उस वीडियो को डाउनलोड नहीं करते थे तो वो क्या होता था, थोड़ा बैक काउंट में चली जाती थी, यानी वो पीछे चली जाती थी। फिर आप लोगों को पढ़ते टाइम उसे ढूंढने में थोड़ी समस्या होती थी, और जिससे बचने के लिए आप लोग क्या करते थे, उस वीडियो को डाउनलोड करते थे, फिर बाद में उसे आप देख लेते थे। पर इस मेथड से थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि आप लोग जब चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं विदाउट मिनिमम यूसेज ऑफ योर डेटा, ठीक है। सो ये पेजेस जो बनाया है बेसिकली ये सब आप लोगों के लिए हैं, ताकि आप इन फ्यूचर नॉट इन दिस टाइम, आप अपने आने वाले टाइम यानी एग्ज़ाम टाइम में भी जब आपको इन वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो तो आपके मोबाइल फ़ोन्स की मेमोरी इस्तेमाल ना हो, कम से कम मेमोरीज़ के अंदर आप इन वीडियोस को देख सकें। और रेगुलर इंटरवल पे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ा रहूँगा। सो ये जो मैंने एक स्टार्टअप लिया है ये इसीलिए है ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बेनिफिट हो और मेरे लिए भी ये डेटा मेरा सेव रहे। देखिए स्टूडेंट्स, टीचर हमेशा हर साल कोशिश करता है अपने मटेरियल को इन्हांस करने की, मेरा भी यही एक कोशिश है। सो आप लोगों से सिर्फ इतनी ही एक अपील है कि आप इस चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और जो वीडियोस मैं आपको भेज रहा हूँ, मुझे पता है कल मैंने जो वीडियो भेजी है आपको वो थोड़ी क्लियर नहीं है। देखिए उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वही उनका मेन रीज़न है, क्योंकि इस कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन है उसकी वजह से सभी टीचर्स, सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने घर से काम कर रहे हैं। अब उन घर में काम करने के लिए सभी को इंटरनेट डेटा की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है, जिसके कारण यूट्यूब पे जो वीडियोस होती हैं अगर हाई डेफिनेशन जो HD डाल दी जाएँ तो ज़्यादा डेटा को कंज्यूम करती हैं। इसलिए इस गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया हुआ है
कि उनका स्टैंडर्ड है 460 मेगापिक्सल मैक्सिमम वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी। हालांकि ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन है, इससे जो मैंने वीडियो आपकी बनाई है लास्ट भी, वो भी करीबन 2 GB की थी, बट वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कोई 70-80 MB वाली क्वालिटी में पहुंची है। सो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट जो इसको देखें एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दें, और जो आपके क्वेश्चंस हो उसको कमेंट में डाल दें। ये कोई बिज़नेस पर्पज़ से नहीं है, मैं फिर इंश्योर कर रहा हूँ, मेरे लिए इसमें एक भी व्यू ना आए, बट ये स्टूडेंट्स हैं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए फिर हम इन 3 ही प्रकार के जो स्थलाकृतियाँ हमने डिस्कस की हैं इन्हें ही रखते हैं। फिर हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन है वो 17 तक इंक्रीज़ हो गया है और हमारा सिलेबस के लास्ट 3 चैप्टर्स आर पेंडिंग. So we will discuss later. Till then, thank you so much, students. We will meet again at the same time, same channel. Thank you.